क्लैट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैसेज को कैसे समझना है, उसमें गिवन नॉलेज को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है, ये यहाँ पर एप्लीकेशन हम लोग अब समझने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोर्ट में जाके आप बोल दो कि अनसाउंड पर्सन हूं मैं, मुझे आप कोई सजा नहीं दे सकते हो। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लास में दिए थे, वैसे ही टाइप के अब क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो वहीं पर वही नॉलेज को आपने यहाँ अप्लाई करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के लीगल रीजनिंग के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कशन, जहां पर अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, जहां हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी पढ़ा है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी पढ़ा है, हर टाइप के वेरियस ऑफेंसेस जो आपके क्लैट के एग्जाम्स में आते हैं वो हमने कवर तो कर लिए हैं, लेकिन उन पे बेस्ड क्लैट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैसेज को कैसे समझना है, उसमें गिवन नॉलेज को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है, ये यहां पर एप्लीकेशन हम लोग अब समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मूव करते हैं विद द फर्स्ट पैसेज ऑफ द लेक्चर। To use insanity as a legal excuse, the defendant has to show that the person lacked the capacity to understand the nature and consequences of the action. तो ये हम लोगों ने किया था टॉपिक, अगर आप लोगों को याद होगा, आपने सेशन अटेंड किया है, तो we have covered it in general exceptions which are covered in section 76 से 106 of IPC. तो यहां पर insanity was a defense that was given in section 84. ये वही सेम डिफेंस को डिस्कस किया गया है कि जहां पे पर्सन इंसेन होता है, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, कि मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं। वो मेंस रिया, वहां पर मेंटल एलिमेंट माइनस होता है क्योंकि इंसान इंसेन होता है, उसका मेंटल बैलेंस नहीं होता है, तो वहां पर अगर कोई क्राइम होता है तो डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं। Foundation of this law was first laid in the McNaughton case. That was a famous case in House of Lords in 1843. The basis of McNaughton case is to inability to distinguish right from wrong. कि जो wrong doer है उसको नहीं समझ में आ रहा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। The basic idea is that some people under the duress of mental disorder, क्योंकि ये mental disorder का एक प्रेशर होता है ब्रेन पे, इस चक्कर में क्राइम कमिट हो जाता है। इसका एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन है जो हमने डिस्कस किया? सेक्शन 84, एक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इस केस में उस पर्सन अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस बिकॉज द पर्सन वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, कि वो जो कर रहा है वो एक क्राइम है। तो अनसाउंडेडनेस ऑफ माइंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोर्ट में जाके आप बोल दो कि अनसाउंड पर्सन हूं मैं, मुझे आप कोई सजा नहीं दे सकते हो। यहां पर कोर्ट में प्रूफ करना जरूरी है दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट को भी यहां पर बुलाया जाता है। साथ के साथ मेडिकल हिस्ट्री भी कोर्ट में लगानी पड़ती है। सो इट फॉल्स अपॉन द अक्यूज टू प्रूव द इंसेनिटी। तो अक्यूज को कोर्ट में प्रूफ करना है कि हाँ वो पर्सन इंसेन है और ऑफेंस के टाइम पर, तो यहाँ पे जिसको फिट्स भी आते हैं तो ये होना जरूरी है कि क्राइम के दौरान उसको दौरे पड़े, कोई फिट्स आए जिस वजह से उसने क्राइम किया। It needs to be proved by the accused that because of the accused's unsoundness of mind, he was incapable of knowing the nature and act of the consequences. Infancy is another defense. Section 82 में cover किया था, ये भी हमने सेम है। इनफैंसी का जैसे हमने पढ़ा था, दैट वाज डोली इन कैपेक्स, जो मैक्सिम है जो कहता है छोटे बच्चे में वो मेंजरिया ही नहीं होता, उतना मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं होता कि बच्चा क्राइम कर सके। तो इसमें जो भी बच्चे अंडर 7 ईयर्स के एज के आते हैं, 7 एंड बिलो के लिए, कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा, बच्चे को कोई सजा नहीं मिलेगी। करेक्शनल होम्स में बच्चों को फिर भी भेज सकते हैं। तो देयर इज एन लीगल इनकैपेसिटी टू डू अ क्राइम under 7 years of age. Doli in capex इसका आपका maxim है, that is a presumption of law that provides that child has no discretion because child again cannot distinguish between right and wrong. So act of a child under 7 years of age is not an offense. Next हमने किया था section 83, यहां पर था जितने भी बच्चे हैं above 7 और below 12 years के, वो यहां पर कवर किए गए थे, जैसा हमने क्लास में पढ़ा भी था। तो यहां पर देखा जाता था कि इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसके मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने आपको क्लास में दिए थे, वैसे ही टाइप के अब क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, तो वहीं पर वही नॉलेज को आपने यहां अप्लाई करना है। तो 83 सेक्शन 83 कहता है दिस इज द एज ब्रैकेट ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी, एंड सेकेंड इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द एज ब्रैकेट, द चाइल्ड हु हैज नॉट अटेन्ड sufficient maturity of understanding and judging the consequences and nature of the act. Essential ingredients इसमें क्या है कि चिल्ड्रन की एज के बीच में दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेक्शंस में, तो अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे एज ब्रैकेट के हिसाब से। Coming on to the first question,
ऑन हर 7th बर्थडे, तो यहाँ पे चाइल्ड की एज कितनी है? रिद्धिमा की एज है 7 years. On her 7th birthday, Ridhima had a costume party जिसमें कि she was dressing like a princess and other people came dressed up in different Disney characters. One of the kids who was dressed like a pirate, एक बच्चा था जो पायरेट, एक जैसे शैतान और डाकू टाइप के होते हैं उस टाइप का पायरेट जैसा उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था. एंड अनदर किड वॉज ड्रेसिंग लाइक अ प्रिंस. तो इन अ प्रिटेंड ऑफ स्वॉर्ड फाइट, उन बच्चों ने दोनों ने वो स्वॉर्ड लेके फाइट करना शुरू किया, जैसे भाला जैसा कुछ होता है. तो उस केस में जो पायरेट वाला बच्चा था, दैट इम्पाल्ड द शोल्डर ऑफ द प्रिंस विच विद हिज कॉस्ट्यूम स्वॉर्ड विच हैड अ पॉइंटी एज. तो यहां पर स्वॉर्ड जो थी वो पायरेट के पास थी. उसने दूसरे बच्चे को अटैक किया, मजाक में फाइट कर रहे थे, तो उसने अपने कॉस्ट्यूम वाले भाले से जब उसको हिट किया तो बच्चे के, दूसरे बच्चे के, प्रिंस वाले बच्चे के वो शोल्डर को पॉइंटी एज उसका लग गया. तो इस केस में ये जो बच्चा है, क्या उसको हम कन्विक्ट कर सकते हैं? तो पहली बात है, रिद्धिमा की एज तो बताई है, लेकिन जो बच्चा आया है उसकी एज नहीं बताई जिसने क्राइम किया है. बर्थडे 7th रिद्धिमा का था. तो इस केस में यहां पर क्या होना चाहिए? लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि रिद्धिमा का 7th बर्थडे, उसके क्लास फ्रेंड्स आए हैं तो सभी बच्चे 7 years के हैं. तो यहाँ पे डोली इनकेपेक्स लग सकता है. तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ये पता है कि लग सकता है, तो आंसर्स जो बोल रहे हैं कि वुड द चाइल्ड बी कॉन्विक्टेड, यस आपके यहाँ पे एलिमिनेटर्स होंगे. इसने कहा कि यस दे वर अबव 7 years, ये तो बिल्कुल गलत है. बी कहता है नहीं, क्योंकि देवर अंडर एज ऑफ 12 एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटी. 12 भी यहाँ पे सूटेबल है, लेकिन 12 वाले सेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए बच्चे की एज अबव 7 होनी चाहिए. तो ये आपका एलिमिनेटर में जाएगा. कैन नॉट से, भाई हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है आंसर, क्योंकि रिद्धिमा वॉज 7, लेकिन बच्चों का हम कुछ नहीं कह सकते. कुछ नहीं कह सकते, कुछ तो कह सकते हो. 7th बर्थडे रिद्धिमा का है, उसके क्लास फ्रेंड्स है सारे के सारे, तो बिल्कुल कैन नॉट से is not a legal answer that author is looking for. तो वो आपसे convict answer चाहता है. तो no, as they were merely playing and did not have an intention, that was Dolly Incapex, they wouldn't have known the risk of the costume. तो ये बात बिल्कुल passage की understanding से अलाय कर रहा है. Therefore D has to be the correct answer. Next question. A person सार्थक was prone to epileptic fits. तो वो उसको यहाँ पर मिर्गी के दौरे पड़ते थे सार्थक को. During one of these situations, he managed to knock over a vase on the head of a passerby from his balcony. तो एक बार ऐसी सिचुएशन में का मतलब है कि जब वो इस टाइम पे अनफिट था, उसको ऐसे फिट्स पड़ रहे थे, तो उस दौरान उसने एक वास लेके एक पासरबाई के सर पे मार दिया, बालकनी से फेंका. उस केस में वो पासरबाई जो था वो ग्रीवियसली इंजर हो गया. द स्पाउस ऑफ दिस पासरबाई फाइल्ड अ सूट्स अगेंस्ट बॉडीली हार्म अगेंस्ट सार्थक. तो उसकी स्पाउस ने, जो इंसान ठुका था, जो पासरबाई था जिसके सर पे चोट लगी थी, उसकी बीवी ने केस फाइल किया सार्थक पर. सूट विल नॉट सस्टेन एज द स्पाउस कैन नॉट फाइल इट. ये बोल रहा है कि यार सूट होता है आपका सिविल लॉ में, तो यहां पर ये सस्टेन करता, लेकिन ए ने कहा ये तो सस्टेन ही नहीं करेगा. इनकरेक्ट आंसर. बी कहता है सूट विल नॉट सस्टेन एज इट वॉज एन एक्सीडेंट. नाउ दिस इज समवेयर डीलिंग विद सेक्शन 84 कि इट वॉज अ एक्सीडेंट. सी कहता है सूट विल नॉट सस्टेन एज ही वॉज नॉट सेन इन द मोमेंट एंड कैन प्लीड इंसेनिटी. यस, प्लॉजिबल आंसर हो सकता है हमारा इंसेनिटी सेक्शन 84. अब बेटर आंसर, तो सी ज्यादा बेटर है. सूट विल नॉट सस्टेन एज द पासर बाय शुड हैव बीन मोर कॉशियस बिफोर वॉकिंग अंडरनेथ. इसने कहा क्योंकि गलती पासर बाय की है, उसको देखते हुए चलना चाहिए कि ऊपर से कोई गमले वमले तोड़ते हुए नहीं आ रहे हैं. तो आपका इस केस में सी आंसर होगा, जो पैसेज से अलाय कर रहा है, दैट द अक्यूज्ड कैन प्लीड इंसेनिटी, क्योंकि बोला है एपिलेप्टिक फिट्स के दौरान ही उसने ऐसे वास फेंका. तो इंसेनिटी इज अ डिफेंस. 84 यहां लिखा है. सी विल बी द करेक्ट चॉइस. 6-year-old Rohan, after watching a series of criminal drama on the television, became extremely intrigued with the concept of crime. तो उसको एकदम से लगा यार बढ़िया होता है क्राइम का कॉन्सेप्ट. उसने ऐसे कुछ ड्रामा सीरीज देखी. One day when he was really upset after an argument with his mother, he decided to kill her in her sleep, completely aware of the consequences. उसने एक दिन सोचा क्राइम ड्रामा देखते हुए, जब उसकी मम्मी सो रही थी, कि मम्मी को उसने जान से मार दिया. यहां पर completely aware लिख भी दिया कि he was aware of the consequences. रोहन को समझ में आ रहा था कि रोहन क्या कर रहा है, लेकिन रोहन की जो एज है वो सेक्शन 82 के हिसाब से बिलो 7 में फॉल डेफिनेटली कर रही है. तो इवन इफ रोहन वाज अवेयर, करेक्ट आंसर होना चाहिए कैन रोहन बी कॉन्विक्टेड. करेक्ट आंसर शुड रिवॉल्व अराउंड नोज ओनली. तो यहां पे टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है कि येसेस आपके एलिमिनेटर में जाएंगे. बिकॉज भी पढ़ लो जल्दी से, देखे तो. यस, ही हैड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी. मैच्योरिटी यहां नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेक्शन
84 का डिफेंस लिए बैठा है अपनी एज की वजह से। नो ही वॉज अंडर लेस देन 7 years ऑफ एज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि वो लेस देन 7 का था। सी ने कहा he acted out of provocation. Provocation is not a concept to be discussed with here. D कहता है as a minor cannot be blamed for any offense. It falls under doli in capex. अब B भी बेटर आंसर लग रहा है, D भी बेटर आंसर लग रहा है, लेकिन अगर पैसेज की लाइंस को देखो तो क्लियरली डोली इन कैपेक्स इज अ बेटर बेट। तो यहां पर B के कंपैरिजन में समवेयर D इज अ मोर स्ट्रॉन्गर आंसर, तो हम लोग D को यहां पे करेक्ट आंसर देंगे। नेक्स्ट वी हैव After finding out that his wife was having an affair with the neighbor, Mr. Sharma went into depression. तो जैसे शर्मा जी को पता चला कि जो उनकी वाइफ है वो दूसरे की भाभी जी हैं, तो वो डिप्रेशन में चला गया। One day after reconsidering the situation in a fit of rage, उसने गुस्से में सोचा, decided to physically harm either one of them. उसने सोचा या तो अपनी बीवी को मार दूंगा या जिसके साथ चक्कर चल रहा है उसको मार दूंगा। In his attempt of vengeance, vengeance का मतलब बदला लेना चाहता था वो, he ended up causing the death of the neighbor. उसने क्या किया, अपने नेबर की जान ले ली जिसके साथ उसकी वाइफ का चक्कर चल रहा था। He later claimed before the court that he had lost his insanity. Later on उसने यहाँ पर एक तरीके से दिख रहा है कि false claim किया है कोर्ट में, आपको दिख ही रहा है क्योंकि सब कुछ जो था वो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हुआ था और वो वेंजियंस में हुआ था। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो यहाँ पे इंसेनिटी तब होता है जब रियल में यहाँ पर मेंटल इंबैलेंस होता है, जो आईक्यू होता है वो बिलो लेवल पर होता है, तो प्रॉपरली इंसेनिटी हैज टू बी देयर। ये नहीं कि मैं पागलपने में मैंने गुस्से में मर्डर कर दिया, मैंने चाहत में मर्डर कर दिया, तो ये इंसेनिटी नहीं हो सकता। तो इस केस में पूछा जाता है हेंस एंड सेड दैट आर एंड हेंस शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी। तो क्या गिल्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए गिल्टी? ऑब्वियसली Yes, he was not thinking straight. इसने कहा नहीं, हाँ उस केस में इसको गिल्टी मत करो क्योंकि वो बेचारा सही सोचने समझने की शक्ति में नहीं था। इनकरेक्ट ऑप्शन। बी कहता है नो, एंगर इज नॉट अ ग्राउंड फॉर क्लेमिंग इंसेनिटी, इट हैज टू बी मेडिकली प्रूवन वन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सी कहता है नो, एज ही हैड ऑलरेडी प्लॉटेड रिवेंज बिफोर ही गॉट फिट ऑफ रेज। तो ये आंसर भी नो को ही सपोर्ट कर रहा है कि हाँ उसको हम लोग यहां पर एक्विटल उसका नहीं कर सकते, लेकिन रीजन जो दे रहा है वो कह रहा है कि यार रिवेंज था क्योंकि फिट ऑफ रेज में किया। तो जो रीजनिंग है यहां पर वो आपकी लीगल रीजनिंग नहीं है। This option is not talking on the legal point. This option is talking on the generalized point. जबकि अगर आप B को कंसिडर करोगे तो B बिल्कुल पैसेज की लाइन से अलाई कर रहा है। It's not a ground of insanity. It has to be the proven one. Therefore, B has to be the correct answer. डी क्या कहता है, हाँ एज ही हैड प्लॉटेड समथिंग इज इन हिज सैनिटी बट ही ओनली एक्टेड इन द मोमेंट्स ऑफ इंसेनिटी। कह रहा है कि हाँ प्लान तो सैनिटी में बनाया लेकिन एक्शन के दौरान पे वो इंसेन हो गया, तो क्लियर एलिमिनेटर रहेगा। अंडरस्टैंडिंग अनदर वन, अ चाइल्ड ऑफ 14 years ऑफ एज। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चे की एज 14 years हो गई वो जुवेनाइल लॉज में कंसिडर होते हैं बच्चे जो 12 साल से ऊपर के होते हैं, 18 बिलो होते हैं, 18 या 18 बिलो बच्चे होते हैं। अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो जुवेनाइल लॉज के थ्रू उनको पनिशमेंट्स मिलती हैं, उनकी कोर्ट की हियरिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। तो अ चाइल्ड ऑफ 14 years ऑफ एज फाउंड अ लॉस्ट रिंग इन अ पार्क एंड डिसाइडेड टू कीप इट। उसने सोचा रिंग मिल गई है, भगवान ने मेरी झोली में एक रिंग डाल दी है तो लेट मी जस्ट कीप इट। ही फाउंड इट रियली प्रिटी। Thinking that it belongs to nobody, he decided to sell the ring also. उसने सोचा कि चलो रिंग बेच देता हूं और जो रिंग बेचने के बाद पैसे मिलेंगे वो मैं अपने पास रख लूंगा। तो इस केस में हैज अ चाइल्ड कमिटेड एन ऑफेंस? बिल्कुल उसने ऑफेंस किया है, आंसर येस में से ही निकलेगा। तो जो ऑप्शन कह रहा है, चारों ही येस कह रहे हैं तो अब बिकॉज पढ़ने पड़ेंगे। ए ऑप्शन कहता है येस ही न्यू द कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल ठीक है, कंसिडरेबल। येस ही वॉज अबव द एज ऑफ 14 एंड हेंस कैन बी लाइबल फॉर एनी ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ द मेच्योरिटी। ये कंसिडरेबल ऑप्शन है क्योंकि ये कह रहा है उस बच्चे को सेक्शन 83 का डिफेंस नहीं मिल सकता है। सी कह रहा है येस ही मे नॉट हैव एनी मोटिव बट पिक द रिंग बट लेटर सोल्ड इट। तो ये जनरलाइज रीजन पे बात कर रहा है, लीगल पॉइंट पे बात नहीं कर रहा। डी ऑप्शन कह रहा है येस एज ही शुड हैव हैंडेड टू एनी एडल्ट, उसको एडल्ट को देनी चाहिए थी, वो इतना ओल्ड इनफ है कि उसको अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए थी। ठीक है बाबा, समझ लेगा, लेकिन लीगल का पैसेज है तो रीजनिंग और बिकॉजेस जो हैं वो लीगल पॉइंट से अलाई करने चाहिए। तो दैट इज वाई आपका डी बी इनकरेक्ट ऑप्शन में जाएगा। दैट विल मेक योर ही न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस। बी इज द बेटर आंसर क्योंकि ये पैसेज से लीगल पॉइंट पे भी अलाई कर रहा है। Now let's understand another passage.
दिस पैसेज इज ऑल अबाउट चीटिंग, जो ऑफेंसेस हमने अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में कवर किया था, जिसको हम लोग 400 BC भी कहते हैं. तो इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 420 IPC. डेफिनेशन इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 415 ऑफ IPC. तो चीटिंग क्या होता है? व्हेनेवर समवन चीट समवन डिसऑनेस्टली, किसी को इंड्यूस करना, मतलब किसी को गलत इंटेंशन के साथ कन्विंस करना कि वो आपको आपकी प्रॉपर्टी आपको दे दे, या आपके कहने पर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे, या कोई आपको कोई चेक दे, आप उसको अपने नाम कर लो जो आपके नाम वो चेक नहीं था. किसी इंसान की आपने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा के अपने पास वो प्रॉपर्टी रख ली, नाम कर ली अपने. तो ये सब कुछ चीटिंग के एग्जाम्पल्स में कवर होगा. The person deceived to deliver any property to any person, or to make or alter or destroy the whole or any part of the valuable security. Anything जिसको सामने वाला अगर साइन या सील करे और जिसकी जो capable हो converted into a valuable security, जैसे मैंने घर के कागज के लिए बताया, shall be punished with the imprisonment that is up to extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो 420 IPC ये कहता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी आएगा. फ्यू एसेंशियल्स क्या है? नंबर 1, चीटिंग होनी चाहिए. चीटिंग किसको कहते हैं? एज पर IPC, एलिमेंट ऑफ चीटिंग ये कहता है कि इस केस में जो भी सामने वाला धोखा देता है, डिसीव करता है, कैसे? या तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, टू डिलीवर, ताकि वो सामने वाला उसको जो विक्टिम है वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे उस इंसान को, या कंसेंट दे दे टू रिटेन द प्रॉपर्टी. तो ये भी चीटिंग होता है. हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास ऑलरेडी विक्टिम की प्रॉपर्टी है किसी वजह से और आपने उसे कन्विंस किया और विक्टिम ने कहा ठीक है भाई तू अपने पास ही रख ले मेरी प्रॉपर्टी, तो ये भी चीटिंग में आएगा. और इंटेंशनली कन्विंसिंग समवन, इंड्यूसिंग समवन टू डू और ओमिट टू डू, ऐसे कुछ करवाना या कोई चीज उससे ना कराना जो वो इंसान अगर करता या ना करता तो उसको लॉस ना होता, और आपकी वजह से ये चीज करने पर उसको डैमेज हुआ, हार्म हुआ टू दैट पर्सन, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और इवन प्रॉपर्टी. तो मल्टीपल जगह पे आप चीट कर सकते हो, जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी रिलेटेड हो. इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने सेशंस में कवर किए थे. सेक्शन 24 डिफाइन करता है कि डिसऑनेस्ट एक्टिंग किसको कहा जाता है. तो डिसऑनेस्ट एक्टिंग तब होती है जब आप ये जो कुछ काम करते हो, आप जो ये चीटिंग कर रहे हो, इस चक्कर में आपको रॉन्गफुल गेन हो रहा है, आपको गलत तरह से गेन हो रहा है, और दूसरे इंसान को गलत तरह से रॉन्गफुल लॉस हो रहा है. तो इसका मतलब आप जो काम कर रहे हो वो है बेईमानी, डिसऑनेस्टी. प्रॉपर्टी इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों ही आती है, तो सारी तरह की प्रॉपर्टी यहां कवर होंगी जैसा कि हमने सेशन में किया था. किसी भी प्रॉपर्टी के साथ आप चीटिंग जैसा ऑफेंस कर सकते हो. should be capable of being possessed by a person, exclusive use for enjoyment even as the owner of that thing. फ्रॉडुलेंटली को अगर हम डिफाइन करें तो सेक्शन 25 कहता है दैट फ्रॉडुलेंटली मींस अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग दैट इज डन फ्रॉडुलेंटली, क्योंकि अगर उस केस में उसकी इंटेंशन थी सामने वाले को डिफ्रॉड करने की, सामने वाले को बेवकूफ बनाने की, दैट इज अ अपराइट मीनिंग ऑफ फ्रॉडुलेंट. मेंस रिया जैसा कि हमने क्रिमिनल लॉ के एसेंशियल्स में पढ़ा था, दैट मीन्स योर गिल्टी माइंड. तो चीटिंग के दौरान आपका मेंस रिया रहता है, ये आपका लीगल फ्रेज है जो डिफाइन करता है कि आपका मेंटल स्टेट क्या था. इस केस में इंटेंशनली ऑब्वियसली आपने क्राइम किया है. इट कैन रेफर टू जनरल इंटेंट टू ब्रेक द लॉ और स्पेसिफाइड अ प्री अरेंज प्लान. ऑब्वियसली चीट किसी को करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे, तो आपका एक प्री अरेंज प्लान था इसमें कि आप कमिट करोगे ये चीटिंग. क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर का ये काम होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उनको कोर्ट में प्रूव करना होता है कि ये जो सस्पेक्ट है, ये जो अक्यूज्ड है, इसने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है क्राइम में, प्रॉपर प्लानिंग की है, प्लॉटिंग करी है, उसके बाद अगले को चीट करके उससे उसकी प्रॉपर्टी, पैसा या कुछ भी हड़प लिया है. हाउ चीटिंग इज टू बी प्रूव्ड, किस तरह से प्रूव करेंगे? इट मस्ट बी शोन दैट देयर इज अ फेलियर ऑफ प्रॉमिस. बिल्कुल, एक प्रॉमिस जो किया था अक्यूज ने वो उसने निभाया नहीं और बदले में पैसे उसके लूट के ले गया. Which was made. It must be shown that there was no effort on the part of the accused to perform the promise. वो कभी भी शुरू से ही नहीं चाहता था, promise जो कर रहा था वो fake promise कर रहा था. The test of a prudent man must be applied to appreciate the evidence on record. तो यहाँ पर एक prudent person के हिसाब से देखा जाता है कि एक immediate circumstances में चोरी cheating यहाँ पे हो रही है या नहीं, वो एक prudent person की knowledge से समझा जाता है. मूविंग अहेड विद द क्वेश्चंस. तो अभी आपने जो चीटिंग पढ़ा, अब आप इन क्वेश्चंस पे इनको अप्लाई करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है A hires B to renovate his house and pays a certain amount of money in advance as a consideration. तो A ने किसको हायर किया? B was a constructor.
कि वो उसका घर रेनोवेट कर दे, इसके लिए उसको एडवांस मनी भी साथ साथ दे दिया एज अ कंसिडरेशन ड्यू टू स्ट्राइक। अब स्ट्राइक होने की वजह से बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बी इज अनेबल टू ब्रिंग इन द मटीरियल प्रोक्योर्ड, ही कैन नॉट प्रोक्योर द मटीरियल। तो जो मटीरियल कंस्ट्रक्टर बी को चाहिए था, स्ट्राइक की वजह से वो मटीरियल नहीं आ पाया, जिस वजह से वो काम नहीं शुरू कर पाया। ए ने क्या किया, ए ने फाइल कर दिया केस चीटिंग का बी के अगेंस्ट। तो क्या ये चीटिंग है? बिल्कुल नहीं। पढ़ते ही लग गया फैक्ट्स में कि मैम अभी तक चीटिंग कहां से हुआ है, अभी तो उसने कोई पैसे नहीं हड़पे, ना उसने बोला कि मैं पैसे लेके तेरे भाग गया, ना बी ने बोला कि तेरा काम नहीं करूंगा, तो चीटिंग ए कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा। तो आंसर निकलेगा नोज में से विल ही सक्सीड, नो। तो आपका ए और बी एलिमिनेटर में जाएंगे। सी ने कहा नो एज बी डिड नॉट हैव एन इंटेंशन टू चीट, ही मेयरली कुडंट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। बिल्कुल ठीक है। डी कह रहा है नो बी डिड नॉट टेक द एंटायर सम ऑफ कंसिडरेशन, इसीलिए चीटिंग नहीं है। डी का रीजन पढ़ रहे हो, डी कह रहा है क्योंकि बी ने अभी तक पूरा पैसा नहीं लिया था, सिर्फ एडवांस लिया था, इसीलिए चीटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है एडवांस लेके भी अगर आपका कोई भाग जाता है तो वो भी चीटिंग है। तो इस केस में आपका सी विल बी दी अनडिस्प्यूटेबल करेक्ट आंसर। ए ने कहा यस बी इंड्यूस्ड हिम, बी ने उसको कन्विंस किया है, बी इंड्यूस्ड हिम टू गिव अवे द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। दोनों ऑप्शंस ये कह रहे हैं कि बी ने बहकाया था ए को कि एडवांस मुझे दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयरफॉर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टर जेड एंड मिस्टर वाई आर इन कॉन्ट्रैक्ट wherein the former has promised to create a certain number of products for the latter. Z और Y एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जहां पर Z has promised to create certain number of products. Z ने बोला कि he will create the products for latter for Y and taken the consideration sum against the same. तो इसने भी प्रॉमिस किया और साथ में इसने एडवांस भी ले लिया। Z ने ही प्रॉमिस किया है। फॉर्मर हैज प्रॉमिस्ड, यस जेड हैज प्रॉमिस्ड कि वो प्रोडक्ट्स भी बनाएगा एंड टेकन द कंसिडरेशन सम अगेंस्ट द दैट। मिस्टर जेड लेटर प्रिटेंड्स टू हैव कंप्लीटेड। अब ये भी पता चल गया कि लेटर ऑन अगले ने अब एक्टिंग भी करनी शुरू कर दी है। प्रिटेंड किया उसने दैट ही हैव कंप्लीटेड पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। उसने ये प्रिटेंड किया, झूठ बोला, चीट कर रहा है। क्या जेड ने चीटिंग करी? आंसर यस में से निकलेगा। आपका बी और डी एलिमिनेटर में जाएगा। Yes, he knowingly gave false pretense to induce money. Obviously जानबूझ के कर रहा है ताकि वाई उसको और मनी दे दे कि मैंने हाफ काम कर दिया भाई, ला पैसे और दे दे मुझे। तो कंसिडरेबल ऑप्शन। सी कहता है yes, his intention was to lie. ये बात सिर्फ इतना कह रहे हैं, सी का ना मन झूठ बोलने का था, सच बोलना, झूठ बोलना, लीगल रीजनिंग नहीं है। लीगल रीजनिंग हमको मिल रही है ए ऑप्शन में, देयरफॉर ए विल बी द करेक्ट चॉइस। बी ने कहा नो, as he only breach his contract and did not cheat. ब्रीच करा है, चीट नहीं करा, क्लियरली दिखा रहा है प्रिटेंड कर रहा है, चीट कर रहा है। और डी कह रहा था नो एज हिज इंटेंशन वाज नॉट टू डिसीव, ही जस्ट फेल्ड हिज ड्यूटी। बस बेचारा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, चीटिंग तो कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पर आपको ये टाइम सेविंग स्ट्रैटेजीज को यूज करना होता है कि जहां पर आप बिल्कुल श्योर होते हो, क्वेश्चन पढ़ के मुझे दिख रहा है कि क्लियरली जेड चीटिंग कर रहा है, तो यहां पर जो ऑप्शंस कह रहे हैं कि जेड की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, उनको पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना है। वहां पर आपका क्वेश्चन जल्दी वाइंड अप होना चाहिए। दैट विल सेव योर टाइम फॉर द फर्दर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्स एंड कन्वेज एन एस्टेट टू बी। ए क्या करता है? सेल करता है और कन्वे करता है एक एस्टेट बी को। ठीक है, ए बी तो इस केस में बी इज द बायर एंड ए इज द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी। A knowing that in consequences of such sale he has no right to the property, sell or mortgage the same to Z. Obviously अब जब A बेच चुका है प्रॉपर्टी को, तो ये पता होना चाहिए कि जब तक फाइनली अभी प्रॉपर्टी का सारा एडवांस ले चुका है, तो अभी हो सकता है प्रॉपर्टी अभी उसके घर पे पड़ी हो, बी हो सकता है कल आके लेने वाला हो उससे, बाकी सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो इस दौरान ए के पास जब तक वो प्रॉपर्टी है, ना ही अब वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर बेच सकता है, ना रेंट पे चढ़ा सकता है, ना उसके बदले में उधार ले सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब बी की हो चुकी है। तो इस केस में विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ प्रीवियस सेल्स एंड कन्वेयंस टू बी, जब तक वो बताता नहीं है सबको क्लियरली सब कुछ बी को, तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। एंड रिसीव्स द परचेज और मॉर्गेज मनी फ्रॉम जेड। इस केस में वो क्या करता है कि जेड से पैसा ले लेता है, मॉर्गेज मनी भी ले लेता है, उधार जेड से ले लेता है उस प्रॉपर्टी के नाम का
जो वो ऑलरेडी बी को बेच चुका है। तो क्लियर चीटिंग है इस केस में। इज दिस चीटिंग? यस। आंसर्स आपके नो एलिमिनेटर में जाएंगे। सी कहता है यस, ए मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द पोजीशन टू इंड्यूस द प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है। Yes, B and Z both got defrauded out of their property and hence both should sue him. यहां तक ठीक चल रहा था आंसर, लेकिन एकदम से यहां पे आ गया सू के ऊपर। सू का मतलब है कि सिविल केस की तरफ चले जाओ, लेकिन ये क्रिमिनल केस है, तो देयरफॉर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, अलाइनिंग विद द पैसेज ऑल्सो। राज हाई स्कूल स्टूडेंट प्रिटेंड करता है टू बी ओल्डर देन हिज एज टू एंटर इनटू अ क्लब टू अटेंड अ कॉन्सर्ट ऑफ हिज फेवरेट बैंड। तो हो सकता है वहां पे बैंड का जो कॉन्सर्ट था उसकी एज कुछ बड़ी एज हो। राज ने यहाँ पे क्या किया, झूठ बोल के एंट्री ले ली कि मैं इतनी एज का हूं, मैं बड़ा हूं ऑलरेडी। लेटर उसका जब आईडी कार्ड डिस्कवर किया गया तो ये पता चला उसका आईडी कार्ड फेक था एंड ही इज आस्क्ड टू लीव द प्रॉपर्टी इमीडिएटली। उसको बोला चुपचाप आप प्रॉपर्टी से आप बाहर निकलिए, कॉन्सर्ट से बाहर चले जाइए। क्या राज ने यहां पर चीटिंग करी है? तो ऑप्शन है यस, ही मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ फॉर डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, डिसऑनेस्टी भी हुई है, और हमने देखा है चीटिंग सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके नहीं थी, बॉडी माइंड रेपुटेशन को लेके भी समवेयर थी। बी कहता है यस, ही डिसऑनेस्टली ट्राइड टू मेक अ रॉन्गफुल गेन। ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे उसको गेन क्या हुआ वो भी समझ में आ रहा है, जो ए ऑप्शन में गिवन नहीं था। तो उस केस में बी वुड बी बेटर देन ए। सी कहता है नो, ही डिड नॉट हैव एनी रॉन्गफुल गेन इंटेंडेड आउट ऑफ इट। गेन उसको हुआ है क्योंकि उसको पैसे दिए बिना यहां पर एंट्री मिल गई उस वहां पर उस कॉन्सर्ट में जहां पे वो जाने के लिए केपेबल नहीं था, तो गेन तो उसको हुआ है, कॉन्सर्ट में एंट्री मिली है उसको। नो, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ चीटिंग हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। तो इस केस में बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन चॉइस, जो कहता है कि ही डिसऑनेस्टली एक्चुअली मेड अ रॉन्गफुल गेन। तो इस केस में बी विल बी द आंसर। मिस्टर एक्स प्रिटेंडिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट एट अ हाई पोस्ट, उसने प्रिटेंड किया, झूठ बोला कि वो कोई सिविल ऑफिसर है। और उसने क्या किया, डिस्काउंट ले लिया बहुत हैवी राशन शॉप से जो उसके घर के पास थी कि भाई मैं तो पुलिस वाला हूं या मैं तो सिविल सर्वेंट हूं, ला मेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे। क्या एक्स ने यहां पर चीटिंग करी है? क्लियरली चीटिंग करी है, रॉन्गफुल गेन लिया, माना पैसे में खरीद के लाया है, लेकिन ये जो डिस्काउंट लिया है वो चीटिंग था जो दुकान वाले को उसने किया। तो आंसर आपका यस में से निकलेगा, ए और बी एलिमिनेटर। सी ने कहा यस, मिस्टर एक्स डिसीव्ड समवन फॉर द रॉन्गफुल गेन, करेक्ट। डी कहता है यस, एज नो सिविल सर्वेंट गेट्स डिस्काउंट। इसने कहा कि हाँ चीटिंग है, लेकिन इसलिए क्योंकि किसी सिविल सर्वेंट को डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर सिविल सर्वेंट को डिस्काउंट्स मिलते होते तब यहां पे चीटिंग नहीं होती। तो ये आपका फॉल्स और प्रिटेंशियस रीजनिंग है, दैट विल मेक योर सी द करेक्ट चॉइस। ए ने कहा था नहीं, एक्स कैन नॉट बी अक्यूज्ड ऑफ करप्शन का केस है, ये चीटिंग का नहीं है, वेग रीजनिंग। बी कह रहा था नो, एज व्हाट मिस्टर एक्स डिस्काउंट ऑन सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि जिस चीज पे उसको ये बेनिफिट मिला वो प्रॉपर्टी नहीं है। पैसा भी तो प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल है, जो राशन शॉप वाले का लुट गया इस चक्कर में। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। इसी टाइप के क्वेश्चंस अब आपको आपके पीडब्ल्यू की ऐप पर डीपीपी में मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी थोड़ी और ज्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी कि किस टाइप के क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस क्लैट के एग्जाम्स में, आपके एलिट ओलिट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही गुड न्यूज है सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पीडब्ल्यू की ऐप पर रेगुलरली जाकर डीपीपीस को सॉल्व करते हैं, उनको 2 मेंटोरशिप सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे कि क्लैट की प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।